हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद्याशल एकेडमी। और ये जो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़ का जो सेशन चल रहा है एसएससी का, उसका थर्ड सेशन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू साइन सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स के साथ सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस साइन करने वाला प्रिंसली स्टेट कौन सा था? हैदराबाद। अब सब्सिडियरी अलायंस में था क्या, इस बेवकूफ़ बनाने वाली ट्रीटी में था क्या ऐसा जो इतने सारे प्रिंसली स्टेट ने एक के बाद एक साइन किए? अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जहाँ राजा राज करते थे, उनकी अपनी एक लोकल आर्मी होती थी प्रोटेक्शन के लिए। इन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप अपनी आर्मी हटाओ, हम अपने लोग रखेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। कितने भले लोग थे, ठीक है, हम अपने लोग रखेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। बस आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो हमारे किसी भी यूरोपियन देश से कोई संबंध नहीं रखना है, ना व्यापार का ना दोस्ती का। जो भी डील होगी सिर्फ हमारी और आपकी होगी, जैसी भी डील होगी हम करेंगे आपस में। बाकी अगर कोई इंटरनल रिवोल्ट होता है आपके यहाँ या कोई बाहर से दखल करता है तो उसको हम देख लेंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। राजा लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा वाह। उन्होंने कहा और क्या करना होगा? उन्होंने कहा और कुछ भी नहीं करना होगा, बस जो आर्मी हम लगा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आप वो मेंटेनेंस नहीं देख पाए, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा खर्चा आएगा नहीं देख पाए, तो आपके स्टेट का कुछ हिस्सा हम अपने कब्जे में ले लेंगे। बस यहाँ थी वो डील। किसी आर्मी को मेंटेन करना ये तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ थी जो कई सारे प्रिंसली स्टेट नहीं झेल पाए, और धीरे धीरे उन्होंने कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, ट्रीट इतनी ज़बरदस्त थी कि हम तो अटक गए इस पे। हम HM तो अटक गए। क्या बात बोली है सर। तो हैदराबाद सबसे पहले आया साइन करने कि भैया हम आएंगे, हमें दो ये ट्रीटी 1798 में। उसके बाद मैसूर ने 1799 में, मैसूर के बाद तंजौर में 1799 में, और उसके बाद अवध ने भी ये ट्रीटी साइन की 1801 में। और सब ने भारत को गुलाम बनाने का फाउंडेशन, जो हमारी गुलामी की सौगात जो थी सब्सिडियरी अलायंस, उसको साइन किया। और उसके बाद हमें ये दिन देखने पड़े। तो आप पहले 4 और भी स्टेट हैं, 3 इसके आगे, लेकिन आप पहले 4 अगर याद रखते हैं तो ये भी इनफ है। क्वेश्चन नंबर 2, इस साइड हो जाता हूँ। Which article of the Constitution of India abolishes the concept of untouchability and prohibits its practice in any shape or form? Untouchability, जो बोलते हैं ना कि इस कम्युनिटी के लोगों को छूना नहीं है, इनका छुआ हुआ कुछ टच नहीं करना है, इनका खाया हुआ नहीं खाना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, कौन से आर्टिकल ने एबॉलिश किया? आर्टिकल 17 ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप न्यूज़ में देखेंगे कुछ ना कुछ किस्से, कुछ ना कुछ खबर आती रहती है इन चीज़ों से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। और भी आपके जैसे आर्टिकल 19 आपको क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 18 क्या देता है आपको? इट एबॉलिशेस द टाइटल। टाइटल कैसे? जो हमारे कुछ पुराने नोबल टाइटल थे पहले, जो हम नाम से बुलाते थे, राय बहादुर, अब कोई राय बहादुर था तो उसका बेटा भी राय बहादुर। तो जो पुराने नोबल टाइटल्स चले आ रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के टाइम से, वो हटाए थे हमने। इसमें आपके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आपके आर्म्ड फोर्सेस वाली जो रैंक है वो आप लगा सकते हो नाम के आगे। कुछ एजुकेशनल रैंक्स हैं, जैसे आप डॉक्टर लगाते हो PhD करने के बाद, तो ये कुछ एक्सेप्शन है।
और बाकी आर्टिकल 18 जो है आपका, ये डायरेक्टरी आर्टिकल है, मतलब ये डायरेक्ट करता है कि आपको नाम नहीं लगाना है कुछ पहले से, जो कुंवर, महाराजा, महारानी, बेगम नाम के आगे लगाते हैं ना, तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता लगाने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप लगा लेते हो तो इसकी कोई सज़ा नहीं है। तो प्यारा सा एकदम स्वीट सा आर्टिकल है आर्टिकल 18, सिर्फ मना करता है कि ये करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या देता है? ग्रांट्स प्रोविजन टू द अक्यूज। बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं, जैसे कुछ मुजरिम होते हैं उनको भी ऐसी कुछ राइट्स इस आर्टिकल में मिलती हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इमरजेंसी के टाइम पर भी ये आर्टिकल वैलिड होता है, इसकी इतनी पावर है। जो स्पेशल प्रोविज़न किसी भी गुनहगार को मिल रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पर भी, जो उसको जो प्रोटेक्शन ग्रांट हो रही है वो होती है। अब उसमें है क्या, जैसे मान लो कोई किसी ने कोई गुनाह किया 1990 में, ठीक है, लेकिन पिनल कोड ने उस पर सज़ा 1992 से किसी बिल के बाद की, तो आप इस 1990 में जो किया है उसको आप सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब बाद में अगर कोई एक्ट पास हुआ कि ये चीज़ वैलिड नहीं है और किसी ने पहले कर रखा है तो आप उसको नहीं कर सकते ऐसे। आर्टिकल 20 ऐसा बोलता है कि एक जुर्म की मल्टीपल सज़ा नहीं हो सकती, एक ही बार सज़ा होगी। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको एक बार सज़ा हो गई, तो सेम केस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं हो सकती है, दूसरे मर्डर के लिए हो सकती है लेकिन। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। तो कौन सा आर्टिकल है जो एबॉलिश करता है कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 3, इस साइड ही हो जाता हूँ यार। Which of the following books is not written by Ruskin Bond? एक बुक इन्होंने अभी लिखी है जनवरी 2023 में, रोड टू मसूरी इन्होंने ही लिखी है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की बुक है। इंडियन ऑथर है, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में यहाँ आए थे, यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन पले बड़े यहीं पर ही हैं, तो इंडियन ऑथर। द ब्लू अम्ब्रेला इनकी है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये इनकी बुक नहीं है। आप एक चीज़ याद रखना, वो बुक्स जिसमें रस्टी अगर कोई भी टाइटल आता है ना, रस्टी, वो सब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऐसे ही 7-8 बुक हैं, मुझे सारे टाइटल्स तो याद नहीं है, लेकिन मैंने रस्टी इस वर्ड से याद रख रखा है। इनके ऑथर रस्किन बॉन्ड है। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं पॉज करके। और अभी जो बुक लिखी है इन्होंने, मिसेस भूषण टू द रेस्क्यू, ये पूछ सकते हैं। अभी 2023 में ही ये न्यू बुक है जो इन्होंने लिखी है, मिसेस भूषण टू द रेस्क्यू। बाकी रोड टू मसूरी, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सारी बुक्स भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई हैं। वेरी फेमस इंडियन ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरॉन? अब जिसने केमिस्ट्री साइंस थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा है उसको पता है किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो वैलेंसी आ जाएगी 3। अच्छा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्सेप्ट इसमें आया हुआ है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफरेंस होता है। अब जैसे जितने भी आपके मेटल हैं जिसमें प्लस चार्ज होता है, तो उसकी तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम ही मिलेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, 13th ग्रुप में आता है बोरॉन, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। तो इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे क्लोरीन -1, ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है, तो वैसे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है।
तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं 6, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है -2, जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। सो वैलेंसी इज 2 विद द माइनस साइन। तो मेटल वाले केस में तो सेम होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉन मेटल वाले केस में आपको चार्ज पे ध्यान देना है वैलेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following funds was created in 2005 to channelize funds received from disinvestment proceeds of PSU? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इसी चीज़ का बवाल चल रहा है कि आप क्यों देश में चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हो, क्यों इंडिया के एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, क्यों उनका कुछ शेयर आप सेल कर रहे हो। तो ये फंड तो क्रिएट किया गया था 2005 में व्हेन कांग्रेस वाज इन द पावर। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सबसे पहले इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि आपसे पूछा जाता है सवाल इस तरह से कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो फंड आ रहा है वो कौन सा फंड है, तो लोग मार्क कर देते हैं इसको डिसइन्वेस्टमेंट फंड। नहीं, आंसर क्या है इसका, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। कब स्टार्ट किया गया था 2005। उस टाइम पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह जी। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, पी चिदम्बरम। अभी तो आपको ईयर दे दिया इसलिए आपको पता है, आप गेस कर लोगे, लेकिन आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जब स्टार्ट किया गया था तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एसेट्स को सेल करती है, ठीक है, मैक्सिमम ओनरशिप अपने पास ही रखती है, लेकिन कुछ परसेंटेज सेल करती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अभी आप देखो, एयर इंडिया, इंडियन एसेट, इसको कौन ओन करता है अब, टाटा ग्रुप, ठीक है। तो ये ओनरशिप, अब इस जो ओनरशिप सेल करने से जो पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, NIF। और इसको कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी PSU का कुछ शेयर बेचने से, पावर वाली जो यूनिट्स हैं उनका कुछ शेयर बेचने से जो भी पैसा आ रहा है, दैट इज़ नोन एज नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। और प्रॉपर बजट में इसका टारगेट होता है, ऐसे ही नहीं कि अनप्लान्ड कुछ भी कि ये बेच दिया वो बेच दिया। प्रॉपर टारगेट सेट करती है गवर्नमेंट और फिर उनको सेल करती है, बोले तो प्राइवेटाइज करती है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity from banks. Reserve Bank is absorbing the liquidity from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF. ये LAF लिखा हुआ है, सॉरी माय बैड, यहाँ से मिस हो गया। LAF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। आपको बैंक के बारे में देखे इसका ही फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप। तो इसका आंसर क्या है, रिवर्स रेपो रेट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इकोनॉमिक्स का है। दो रेट होते हैं, एक रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट होता है जिस इंटरेस्ट पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मतलब हमारे केंद्र का जो बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस रेट पे हमारे दूसरे बैंक को क्या देता है, पैसा देता है। मतलब जैसे अगर SBI को कुछ पैसा चाहिए तो RBI से जिस
परसेंटेज रेट पे मिलेगा वो होता है रेपो रेट। SBI को चाहिए, PNB को चाहिए, एक्सिस बैंक को चाहिए, तो RBI इस रेट पे पैसा बैंक्स को देता है, कमर्शियल बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अब RBI के पास भी कभी कभी पैसे की कमी हो जाती है, तो RBI जिस रेट पे इन कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, अगेन देखो, RBI एब्जॉर्ब्स द लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। बैंक से जो जिस रेट पे पैसा ले रहा है, जिस परसेंटेज रेट पे पैसा लेते हैं कमर्शियल बैंक से RBI वाले, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो एक सवाल ये बन सकता है कि ये तय कौन करता है? ये तय करता है RBI। और इतना तो इनमें दिमाग होता ही है। जो आपका रेपो रेट होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि जिस रेट पे पैसा दे रहे हैं उससे और ज़्यादा रेट पे हम उनसे पैसा लें, मतलब हम ही नुकसान में रहेंगे फिर तो ओवरऑल आपका जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है RBI, वो तो फ़ायदे में रहता ही है इन सब डील से। तो ये है आपका, इसका आंसर क्या है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट सेम चीज़ रहती है। रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म के लिए रहता है क्योंकि हर साल चेंज होता है। बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म वाला है। बाकी है वही रेट जिस पे वो पैसा देते हैं कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following regions has more seasonal contrast than other regions of India? बहुत आसान सा सवाल है ज्योग्राफी का, कॉमन सेंस से भी इसको आप कर सकते हो। मतलब कॉमन सेंस से भी क्या, उससे ही होगा, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगता नहीं है, क्योंकि आप हर जगह तो घूमे हुए होते नहीं हो, लेकिन हमने पढ़ा होता है एक जनरल टेम्परेचर वेरिएशन, न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, ठीक है। तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब गर्मी पड़ रही है तो ऐसी गर्मी पड़ रही है कि इंसान ही भाप बन के उड़ रहे हैं, सर्दी पड़ रही है तो ऐसी सर्दी पड़ रही है कि आपके दांत कटकटाने बंद नहीं हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश हो रही है कि पूरा जो आपका वाटर पूरा लॉगिंग हो रखी है पूरे एरिया में। तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंटीरियर्स, भारत के इंटीरियर, भारत के दिल में देखने को मिलता है। कोस्टल एरियाज़ की तो वैसे ही, मतलब वहाँ सर्दी वैसे ही नहीं पड़ती। आइलैंड्स, वहाँ पर भी यही है, ज़्यादा कंट्रास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हिली एरिया में थोड़ा बहुत कंट्रास्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट कहाँ पर है? इंटीरियर ऑफ इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस म्यूजिशियन उस्ताद सुल्तान खान। सबसे पहला सवाल, और सबसे पहला क्या, कई बार पूछा गया सवाल कि उस्ताद सुल्तान खान कौन से इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? सारंगी से। इज़ एसोसिएटेड विथ विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? तो किससे ताल्लुक़ रखते हैं? सारंगी से। कौन से घराना से ताल्लुक़ रखते हैं? सीकर घराना से। एक और दूसरा सवाल, और पूछा गया है ये, पता नहीं किस में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, कि उस्ताद सुल्तान खान जो कि सारंगी बजाते हैं, ये कौन से घराना से ताल्लुक़ रखते हैं? पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2010 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद तबला के कौन फेमस है? इनका तो ऐड भी आता है, वाह ताज चाय पीते हुए, जाकिर हुसैन। ठीक है। और फ्लूट के वेरी फेमस, अगर आपको पता हो, उस्ताद हरि प्रसाद चौरसिया। शहनाई वाले थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के थे फेमस। तो ये इन्फॉर्मेशन आप
नोट कर सकते हो। हमारे जो जाकिर हुसैन है इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अभी मिला है 2023 में, तो ये आप याद रख सकते हो। तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, वेरी फेमस बात आज बोलने वाले। बस और कोई तो इन्फॉर्मेशन बनती नहीं है इस सवाल में, ये याद रखना है आपको कौन से घराना से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। और जाकिर हुसैन को अभी 2023 में पद्म विभूषण मिला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये समझ में नहीं आता एसएससी इतना 11th का कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का। बोलते हैं कि 10th लेवल तक की केमिस्ट्री पूछते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दे कैन आस्क यू बहुत जनरल चीज़ें जो 11th-12th में है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। In 1898, whose theory propounded that the ions groups bonded to a metal by a secondary bonding have spatial arrangement? Spatial मतलब space में जो arrangement है, special नहीं spatial, corresponding to different characteristic coordination number। जहाँ coordination number वाली बात आ गई, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? coordination compound। अब इसमें इन डेप्थ जाने का ऐसा कोई मतलब बनता नहीं है। तो वर्नर थ्योरी क्लास 11th के जो बच्चे पढ़े हुए हैं साइंस में वो जानते हैं, वर्नर थ्योरी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और ये क्या बताती है कि किसी भी मेटल की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बस इतना याद रखिए आप। जैसे मैं कोबाल्ट NH3 ये कॉम्प्लेक्स और 3 क्लोरीन, ठीक है। इसकी नेमिंग आपसे पूछी नहीं जाएगी IUPAC नेमिंग, तो बस आप ये समझिए कि इधर जो मेटल कोबाल्ट है, इधर 3 क्लोरीन से अटैच्ड है, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ अमोनिया लगा हुआ है। अब ये वैसे ही समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, तो इसको रहने देते हैं। आप बस ये याद रखिए कि वर्नर की थ्योरी आई थी 1898 में, जिसमें इन्होंने बोला था कि मेटल में सेकेंडरी बॉन्डिंग का जैसे ही नाम आ गया ना, मतलब ये किसकी बात आ रही है? सेकेंडरी वैलेंसी की बात आ रही है। तो वहाँ पर इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी। ये थ्योरी फेल हो गई थी कुछ चीज़ें बताने में कि वाई सम सर्टेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड, क्यों कलर्ड होते हैं, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो आ रहा था वो ऐसा क्यों है। तो ये इनके कुछ डीमेरिट्स थे, लेकिन वो आपसे पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which 5-year plan was advocated planning shifted from agriculture to industries? कौन से 5-year plan में ऐसा हुआ था? सेकंड, जब हमें लगने लगा था कि एग्रीकल्चर जो उस टाइम पर ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, और हम अभी भी चाहे हमारे पास इतना एरिया है, इतनी वैरायटी है, इतने सीज़न है कि इससे हमारी जीडीपी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट आई डोंट नो वाई लाइक वी आर नॉट इनटू इट। हम इतना क्यों इस पर ध्यान नहीं देते? एग्रीकल्चर को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, चाहे तो उससे हम अपनी जीडीपी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कब लगा था? सेकेंड 5-year प्लान में इनको ऐसा लगा था कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही वो फेज़ था जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया था, स्टील प्लांट्स को सेटअप किया गया था। और जो सेकेंड 5-year प्लान था वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? महालनोबिस मॉडल। फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? 1951, 51 से 56, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला 1956 से 1961। ये आपको याद रखना है कि सेकेंड 5-year प्लान में जो हमारा
प्लानिंग थी वो एग्रीकल्चर से हमने इंडस्ट्रीज़ पे शिफ्ट किया था। हमें पता चला, हमें ऐसा लगा कि इंडस्ट्रीज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी और बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रियली टफ थे, मतलब एसएससी इतने भी लल्लू क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे कि आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली और आपसे हो जाए। जैसे वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, पूछा इन्होंने रिवर्स रेपो रेट ही था लेकिन उसकी लैंग्वेज इन्होंने दूसरी फ्रेम करी थी। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट और बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।